अस्सलाम वालेकुम जी फ्रेंड्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो कि है प्लांक्स लॉ। आज इंशाल्लाह रहमान इसको ब्रीफली इस पर डिस्कस करेंगे। पिछले लेक्चर में हमने रेले जीन्स लॉ के बारे में भी डिस्कस कर लिया था अच्छी तरह कि उसने जो अपनी एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज़ थी वो क्या आ रही थी, और जो इसने अपनी थ्योरिटिकल वैल्यूज़ दी थी वो क्या आ रही थी, वो हमने पिछले लेक्चर में देख लिया था। अब हम देखेंगे कि प्लांक्स लॉ क्या कहता है। ओके, यानी कि प्लांक्स लॉ ने रेले जीन लॉज के जो एक्सपेरिमेंट था, यानी कि उसका जो फार्मूला था उसमें क्या तब्दीलियाँ की, आज हम इंशाल्लाह इस पर बातें करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। प्लांक्स लॉ, पहले डेफिनेशन है, प्लांक्स लॉ डिस्क्राइब द डेंसिटी स्पेक्ट्रल density of electromagnetic radiation emitted by a black body at a given temperature T when there is no net flow of matter or energy between the body and the environment। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ब्लैक बॉडी चीज़ है क्या। ब्लैक बॉडी, अगर हमें ब्लैक बॉडी का पता ही नहीं है तो हमें प्लांक्स लॉ का कुछ भी पता नहीं लगेगा। ओके, तो ब्लैक बॉडी वो बॉडी होती है अगर इस पर कोई रेडिएशन फॉल करवाई जाए, यानी कि इस पर लाइट फॉल करवाई जाए, तो ये बॉडी वो अपने इंसिडेंट होने वाली आने वाली लाइट को अपने अंदर अब्जॉर्ब कर लेती हैं। कुछ बॉडीज ऐसी होती हैं कि वो कुछ पार्ट ऑफ लाइट या पार्ट ऑफ रेडिएशन अपने अंदर एक्सेप्ट कर लेती हैं, लेकिन कुछ नहीं करती, तो उनको हम ब्लैक बॉडी का नाम नहीं देंगे। ब्लैक बॉडी वो बॉडी होती है जो इस पर पड़ने वाली हर किस्म की, क्योंकि जो रेडिएशन होती है यानी कि जो लाइट होती है वो मुख्तलिफ वेवलेंथ्स की होती हैं, मुख्तलिफ फ्रिक्वेंसीज की होती हैं। तो ब्लैक बॉडी वो बॉडी होती है इस पर पड़ने वाली जो हाई फ्रीक्वेंसी है, लो फ्रीक्वेंसी है, हाई वेवलेंथ है या लो वेवलेंथ, यानी कि जिस तरह की भी कोई भी रेडिएशन है वो अपने अंदर अब्जॉर्ब कर लेती है ब्लैक बॉडी। ये ब्लैक बॉडी की डेफिनेशन होती है। ओके, तो प्लांक्स लॉ डिस्क्राइब द स्पेक्ट्रल डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इमिटेड बाय अ ब्लैक बॉडी। अच्छा, हमने ये बात तो कर ली कि ब्लैक बॉडी अपने अंदर हर चीज़ वेवलेंथ, हर फ्रिक्वेंसी की जो है ना रेडिएशन यानी कि लाइट वो अब्जॉर्ब कर लेती है। तो वो एक लिमिट तक होता है। एक लिमिट अगर वो क्रॉस कर जाती है तो उसके बाद वो ब्लैक बॉडी की मज़ीद कुछ जो है ना वो वेवलेंथ या वाली फ्रिक्वेंसी वाली जो रेडिएशन है, लाइट है, वो अपने अंदर अब्जॉर्ब कर नहीं कर सकती। ये भी एक लिमिट होती है। जब वो अब्जॉर्ब नहीं करने की सलाहियत ख़त्म हो जाती है तो ब्लैक बॉडी अपने अंदर से फिर बाहर की तरफ यानी कि इमिटेड करती है रेडिएशंस को। तो वही बात यहाँ की जा रही है कि जो इमिटेड होंगी ना ब्लैक बॉडी से निकलने वाली रेडिएशंस होंगी वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होंगी, यानी कि उनकी जो नेचर होगी ना वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरह की होगी। ओके, तो दोबारा फिर देखिए, प्लांक्स लॉ डिस्क्राइब्स द स्पेक्ट्रल डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, यानी कि जो ब्लैक बॉडी से निकलने वाली इमिटेड वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होंगी एट अ गिवन टेम्परेचर। ओके, व्हेन देयर इज नो नेट फ्लो ऑफ मैटर और एनर्जी बिटवीन द बॉडी एंड इन्वायरमेंट। और ये प्रोसेस तब होगा जब ब्लैक बॉडी और इन्वायरमेंट के दरमियान कोई चीज़ हाइल ना हो जाए। मिसाल के तौर पर ये ब्लैक बॉडी है और इसके दरमियान ये सराउंडिंग है। ये प्रोसेस कब होगा प्लांक्स लॉ का, जब ये इस ब्लैक बॉडी और इन्वायरमेंट के दरमियान कोई चीज़ नहीं है, यानी कि इन दरमियान कोई भी रुकावट वाली चीज़ नहीं है, तब ये प्रोसेस होगा। अगर बॉडी और इन्वायरमेंट के दरमियान कोई किसी भी किस्म की रुकावट आ जाती है तो ये प्रोसेस प्लांक्स लॉ का कंप्लीट नहीं होगा। ओके, तो ये डेफिनेशन है। तो इसके बाद इसके प्लांक्स लॉ के अजम्पशन है। इसने क्या अजम्पशन दिए कि मफरूज़े दिए थे। पहला है, अ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर हैज़ एनर्जी विच इज इक्वल टू ई इज इक्वल टू एन लैम्बडा वी। यहाँ ई क्या है, एनर्जी है, एन क्या है, नंबर ऑफ नंबर्स हैं, 0 1 2 नंबर ऑफ ऑसिलेटर्स हैं, यानी कि नंबर ऑफ हार्मोनिक ऑसिलेटर्स हैं। एच लैम्बडा है, यानी कि ये लैम्बडा यानी कि वेवलेंथ है ये, और ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी है। ये हमारे पास क्या है, फ्रीक्वेंसी है। ओके, फ्रीक्वेंसी को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, कुछ जगहों में पता नहीं मुख्तलिफ डिज़ाइन होते हैं इनके, तो मैं इस तरह लिखा हुआ है।
यानी कि ये एनर्जी है, ये नंबर्स ऑफ हार्मोनिक ऑसिलेटर्स है, ये वेवलेंथ है हमारे पास, और ये फ्रीक्वेंसी है। अब ये क्या कहता है, क्या सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर हैज़ एनर्जी, कि एक ब्लैक बॉडी है उसके अंदर जो एक सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर्स होते हैं जी, सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर जिसे हम अपने फॉर्म में शेल कह सकते हैं, यानी कि जो ब्लैक बॉडी जिन एटमों से, जिन मालिक्यूल से, जिन शेल से बनी होती है, उनको हम जो है ना मॉडर्न फिजिक्स में से हार्मोनिक ऑसिलेटर का नाम देते हैं। अब वो क्लासिकल जो वाली चीज़ें हैं ना, एटम्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, वो अब हम यूज़ नहीं करेंगे। करेंगे तो सही अपने समझाने की गर्ज से, समझने की गर्ज से, लेकिन हम नई टर्म यूज़ कर रहे हैं जो कि है हार्मोनिक ऑसिलेटर। क्यों? अच्छा, अब इसको हम हार्मोनिक ऑसिलेटर क्यों कहते हैं? असल में चलो बता देती हूँ। चूँकि जब ये देखें, ये ब्लैक बॉडीज़ पर रेडिएशन फॉल कर रही हैं, यानी कि मुख्तलिफ रेडिएशन या लाइट फॉल कर रही हैं, तो इसके जो एटम्स होंगे ना वो वाइब्रेट करेंगे, हिलने शुरू कर देंगे। वो किस तरह से के पर हिलेंगे, वो जिस तरह ये हार्मोनिक ऑसिलेटर नहीं होता, यानी कि ये बॉडी इस तरह होती, इसी तरह एटम अपने एक बोला के बॉडी के अंदर ऑसिलेट करना शुरू करते। इस वजह से हम इसको नया नाम दिया है हार्मोनिक ऑसिलेटर। ओके, तो इसने यही कहा था कि हर हार्मोनिक ऑसिलेटर होता है वो अपनी एक मखसूस एनर्जी रखता है जो कि एच वी होती है, और ये नंबर ऑफ शेल, ये नंबर्स होते हैं ऑसिलेटर्स के, 0 1 2 3। ओके, अब सेकेंड इसका assumption क्या था कि एज लॉन्ग एज द ऑसिलेशन हैज़ एनर्जी इक्वल टू ई इक्वल टू एन एच वी, इट कैन नॉट इमट और अब्जॉर्ब एनर्जी। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि प्लांक्स ये कह रहा है कि जब एक इलेक्ट्रॉन फ्रॉम लोअर शेल टू हायर शेल या फ्रॉम हायर शेल टू लो शेल मूव करता है, उस वक़्त ये एनर्जी रिलीज़ होती है। मिसाल के तौर पर अगर ये लोअर शेल, ये हायर शेल, एक इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जाना चाहता है, तो जो यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए एच वी, ये एनर्जी होनी होती है, होनी भी चाहिए और होती भी है। अगर इतनी एनर्जी नहीं होगी तो ये एक इलेक्ट्रॉन इधर से इधर मूव नहीं कर पाएगा। ओके, इसी तरह जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन लोअर शेल में जाएगा, लोअर एनर्जी शेल में जाएगा, तो तब भी वो एनर्जी ये रिलीज करेगा हायर से लोअर की जाते, और लोअर से हायर की तरफ जाते हुए ये अब्जॉर्ब करेगा इतनी एनर्जी। अगर इतनी एनर्जी नहीं होगी तो ये इलेक्ट्रॉन आगे पीछे, यानी कि लो फ्रॉम लोअर टू हायर या हायर टू लोअर मूव नहीं कर पाएगा। ये टू अजम्पशन थे प्लांक्स के। ओके, अब इसकी ना डेरिवेशन आ जाती है, प्लांक्स लॉ की जो फार्मूले है उसकी डेरिवेशन आ जाती है। अच्छा, ये तो ये ना अगर आप देखेंगे ना तो ये सिंपल है, कुछ इनमें तो कोई मुश्किल बात नहीं है। मैं ये चाह रहा हूँ कि वीडियो लंबी ना बने, लेकिन वीडियो की बना 8.5 मिनट की बन चुकी है फिर भी। तो मैं आपको एक मेन पॉइंट बता देता हूँ कि इस वीडियो का मकसद क्या था। जो मेन बात है, डेरिवेशन तो आप कर लेंगे, मैं आपको करवा दूंगा बाद में, लेकिन हम देखते हैं कि इसका जो मेन मकसद था प्लांक्स लॉ का वो क्या था, कि जो रेले और जीन लॉ जो पिछले में हमने भी डिस्कस किया था पिछली वीडियो में, वो क्यों यानी कि फेल हुआ। ये देखें, ये हमारे पास ग्राफ है। ओके, एक्स एक्सिस पर हमने ली हुई है वेव लैम्डा, लैम्डा मीन वेवलेंथ, और वाई एक्सिस पर हमने लिया हुआ है टेम्परेचर या एनर्जी। ओके, टेम्परेचर या एनर्जी, या तीसरा हम कह सकते हैं इंटेंसिटी। अगर आप मुख्तलिफ वीडियोज़ देखेंगे ना इस प्लांक्स का हवाले के, या मुख्तलिफ बुक्स से स्टडी करेंगे, तो मुख्तलिफ बुक्स में मुख्तलिफ यहाँ साइन यूज़ किए गए हैं। जो एक्स एक्सिस पर वो ये इधर तो लैम्डा यानी कि वेवलेंथ तो ये मस्ट है, लेकिन वाई एक्सिस पर कई बुक्स पर इंटेंसिटी लिखा हुआ है, कई बुक्स पर एनर्जी लिखा हुआ है, और कई बुक्स पर टेम्परेचर लिखा हुआ है। तो बात एक ही है, टेम्परेचर लिख ले, एनर्जी लिख ले या इंटेंसिटी लिख ले, बात एक ही है। इधर हम लिखेंगे एनर्जी। ओके, तो जो था ना रैले जीन्स लॉ जो फेल हो चुका था, यानी कि जो प्लांक्स ने रैले जीन लॉ को फेल क्यों किया था, पहले मैं कुछ हिंट दे देता हूँ कि रैले जीन लॉ क्या कह रहा था। रैले जीन का जो ग्राफ बन रहा था वो इस तरह बन रहा था, जो रैले जीन्स का ग्राफ था वो इस तरह था।
ये रेलिजियन का लॉ था। ये पीक वैल्यू इसकी यहाँ तक है, ये पीक वैल्यू ये है, ये पीक वैल्यू ये है, और ये पीक वैल्यू ये है। ये ग्राफ किसका ग्राफ था? ये था रेले जीन लॉ का, जो पिछली वीडियो में हमने यानी कि इसको स्टडी किया था। वो ये कह रहा था कि जैसे जैसे मिसाल के तौर पर हमारे पास ये 100 के, ये 200 केल्विन पर है, ये 300 केल्विन पर है, और ये 500 केल्विन पर है। यानी कि जैसे जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज करते जा रहे हैं वैसे वैसे ही जो ग्राफ कर्व है उसकी पीक वैल्यू यानी कि एनर्जी इंक्रीज कर रही है। यानी कि इसका जो पीक वैल्यू वो ये है, 200 केल्विन टेम्परेचर पर पीक वैल्यू ये है, 3 पे ये है, और 500 केल्विन पे पीक वैल्यू ये है। यानी कि जैसे जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज करते जा रहे हैं वैसे वैसे ही एनर्जी इंक्रीज होती जा रही है। लेकिन जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करते जा रहे हैं वैसे वैसे एनर्जी तो इंक्रीज कर रही है लेकिन वेवलेंथ डिक्रीज कर रही है। ये देखिए, पहले ये वेवलेंथ है, वेवलेंथ इस साइड पर इंक्रीज हो रही है और इस साइड पर डिक्रीज हो रही है। अब देखिए, पहले पीक वैल्यू ये थी तो सेकंड पे ये इधर आ गई, फिर टेम्परेचर मज़ीद इंक्रीज इधर आ गई, मज़ीद इंक्रीज किया टेम्परेचर तो ये वेवलेंथ इधर आ गई। यानी कि वेवलेंथ डिक्रीज हो रही है किसके साथ? टेम्परेचर के इंक्रीज करने के साथ, और एनर्जी इंक्रीज हो रही है। इसका मतलब क्या है कि टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर और सॉरी एनर्जी के, और टेम्परेचर इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके है? वेवलेंथ की। ये ग्राफ था रेले जीन्स लॉज का, ये ग्राफ था। तो ये ग्राफ यहाँ इस साइड को तो शो कर रहा है, जो यानी कि इस साइड पर है, इस साइड पर। यानी कि दूसरे लफ्ज़ों में हम ये कहें कि ये जो रेले जीन का ग्राफ था, रेले जीन्स लॉ का जो ग्राफ था, वो हायर फ्रीक्वेंसी के लिए तो पॉसिबल था, सॉरी हायर वेवलेंथ के लिए पॉसिबल तो था, यानी कि लो फ्रीक्वेंसी के लिए, लेकिन लोअर वेवलेंथ के लिए पॉसिबल नहीं था। अब ये देखिए, जो ये इतनी जगह बच गई है, इधर भी तो कर्व आ सकती थी ना, इतनी, ये देखिए इतनी साइड पर ये वाली, ये चीज़ जब खाली जगह रह गई थी तो इस जगह को पुर किया था किसने? प्लैंक्स लॉ ने। प्लैंक्स लॉ ये कहता था कि ठीक है, वो ये कहता था कि रेले जीन ने अच्छा काम किया है कि वो ग्राफ को यानी कि अच्छा स्टडी उन्होंने ड्राइव किया है, लेकिन जो उन्होंने का ग्राफ था वो हायर यानी कि ये देखें यहाँ तक आ रही है, ये हायर वेवलेंथ के लिए है उनका ग्राफ सही है, लेकिन लोअर वेवलेंथ के लिए ये नहीं है। तो प्लैंक्स लॉ ने लोअर के लिए भी और हायर के लिए भी यानी कि फार्मूला ड्राइव करके दे दिया था, तो वो सही साबित हो चुका था, इसलिए रेले जीन का लॉ ड्रॉप हो चुका था। और अच्छा, दूसरी बात, इस लोअर वेवलेंथ के लिए ना, यानी यहाँ इनके लिए, यहाँ इस इन कर्व के लिए वो हमने वेन्स लॉ और स्टीफन लॉ से स्टडी किया था, लेकिन वो एक अलग साइड पर एक अलग बात है। ओके, तो ये था रेले जीन लॉ और प्लैंक के दरमियान डिफरेंस, मेन डिफरेंस। अब इसकी डेरिवेशन है, मैं बस इतना ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा क्योंकि वीडियो ज़्यादा हो गई है, इसलिए आप इधर यहाँ पे मोटा मोटा से इसे देख लें। ये N0, N1, N2, N2, 3 N so N R चलता आ रहा है। आर द नंबर ऑफ ओसिलेटर्स इन द ब्लैक बॉडी। ओसिलेटर मैंने बता दिया है पीछे के, ओसिलेटर्स क्या है, हार्मोनिक ओसिलेटर मैंने पीछे बता दिया। तो ये डिफरेंट नेम्स हैं। तो अगर ओसिलेटर यानी कि सबसे लोअर है तो उसकी जो एनर्जी होगी वो ज़ीरो होगी। अगर 1 है उसकी एनर्जी ये होगी, और 2 है, टू और यानी कि 2 ओसिलेटर है, यानी कि दूसरे 2 सेकंड शेल है तो उसके लिए हायर एनर्जी इंक्रीज करती है, एनर्जी इंक्रीज करती जा रही है जैसे जैसे शेल्स की तादाद यानी कि ओसिलेटर की तादाद बढ़ती जा रही है। ओके, तो ये फार्मूला हमने ड्राइव किया, ये फार्मूला देखिए एन आर यहाँ क्या है कि ये इन्फिनिटी यानी कि नंबर ऑफ ओसिलेटर्स है, और ये फर्स्ट है ओसिलेटर है, और ये वैल्यू है हमारे पास बोल्ट्जमैन की, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन। ये हमने पिछली वीडियोज़ में देखा था कि मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स क्या होता है, और बोज आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स क्या होता है, फर्मिक डायरिक स्टैटिस्टिक्स क्या होता है, ये हमने पीछे ड्राइव कर लिया था। तो जो प्लांक्स था ना, प्लांक्स था, उसने बोल्ट्जमैन इक्वेशन का हिस्सा लिया, तो इसने अपनी इक्वेशन के अंदर इधर पुट कर लिया, तो ये हमारे पास इक्वेशन बन चुकी। अब नेक्स्ट देखें,
सो टोटल नंबर ऑफ ओसिलेटर्स, अब हम जो ये थे ओसिलेटर इसको हम ऐड अप कर लेंगे यानी जमा कर लेंगे। तो जमा करने के साथ हमारे पास ये इसको जमा किया इंडिविजुअली, तो ये एन नॉट कॉमन रहा है, इसको बाहर निकाला। तो इसकी जगह हम इस पूरे की जगह हम इसको इस तरह लिख सकते हैं। ओके, अब इसी तरह अब हम निकालेंगे टोटल एनर्जी ऑफ ओसिलेटर। पहले इंडिविजुअल निकाली थी, फिर ये देखें इंडिविजुअल, ये इंडिविजुअल है, ये देखें ये एनर्जी है एवरी ओसिलेटर की। ओके, इसको इधर यानी कि टोटल निकाल रहे हैं, इसको ऐड कर लेंगे इधर हर ओसिलेटर की। देखें प्लस का निशान है। ओके, इसको ये इसके साथ ज़ीरो है, ज़ीरो हो जाएगा ये। तो यानी कि प्रोसेस करते करते यहाँ इसको कॉमन निकालेंगे, ये कॉमन निकल गया बाहर, तो इसकी जगह हम इस तरह ये लिख सकते हैं इक्वेशन 2 बन गई। अब इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 हमारे पास आ चुकी हैं। अब इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 पर डिवाइड कर देंगे तो हम एवरेज एनर्जी निकाल लेंगे किसकी, हर ओसिलेटर की। तो एवरेज ओसिलेटर के हमें ये साइन यूज़ करते हैं, टोटल की ये यूज़ करते हैं, तो इसको ये हमने ये कि प्रोसीजर, तो हमारे पास इक्वेशन ये बन गई फाइनल। ओके, अब इसका मज़ीद आगे से पार्ट देखते हैं कि दी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाइब्रेशन पर यूनिट वॉल्यूम बिटवीन फ्रीक्वेंसी रेंज, यानी कि ये देखें ये मिसाल तो ये ब्लैक बॉडी है। अब चूंकि हम स्पेसिफिक अगर रेंज के लिए निकाल रहे हैं, स्पेसिफिक एरिया के लिए निकाल रहे हैं, या पूरी बॉडी के लिए निकालना चाहते हैं, तो वो अपनी हमारी मर्जी है। लेकिन हम क्या निकाल, इधर क्या लिखा है, दी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाइब्रेशंस पर यूनिट वॉल्यूम के लिए, अगर पर यूनिट वॉल्यूम के लिए उसका हमें ये फार्मूला यूज़ करेंगे जो पीछे हमने ड्राइव किया है। तो एनर्जी डेंसिटी ऑफ वाइब्रेशन इन दी इन फ्रीक्वेंसी इंटरवल हमारे पास ये आ जाएगी। ये हमारे पास फाइनल, दिस इज़ प्लॉन्क्स लॉ, ये हमारे पास फाइनल आ चुका है ये फार्मूला। ये किस इंटरवल में है, ये फ्रीक्वेंसी की यानी कि इंटरवल में फार्मूला है। ओके, अगर हम इसको वेवलेंथ की शक्ल में लिखना चाहते हैं तो हम इसको इस तरह लिखेंगे, ये देख लें, सिंपल सी डेरिवेशन है। आप गौर से देखेंगे एक दफ़ा तो शायद ना लगे, अगर आप इसको दोबारा देखेंगे तो हो जाएगा, नो टेंशन। तो इसके दो फार्मूले, ये फ्रीक्वेंसी की इंटरवल में है और ये वेवलेंथ की इंटरवल में है। ओके, तो ये आज का छोटी सी वीडियो थी, उम्मीद आप लोगों को समझ आ गई होगी इस प्लॉन्क्स लॉ के। अगर फिर भी कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट की सूरत में पूछ सकते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल पाक MN अकेडमी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और लाइक भी और शेयर भी कर दें। जज़ाकल्लाहु खैर, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।